हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। ये हमारा कूलाम्स लॉ पे लास्ट लेक्चर होगा, शायद 11th या 10th या 12th लेक्चर है अपना। ये मुझे याद भी नहीं, मैं जब से बना रहा हूँ सिर्फ कूलाम लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर ही मैंने लेक्चर बनाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बनाएंगे। ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम परमिटिविटी का थोड़ा यूज करेंगे और थोड़ा इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे और हाई लेवल के 2-3 एडवांस लेवल के सवाल भी करेंगे। एंड में आप बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, मैं वादा करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक इसमें लिया है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। मतलब दो पॉइंट चार्ज हैं तो सस्पेंडेड है, तो उनका इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ज बना लिया है क्यू और क्यू, मास उनका mm, ये l उनकी दूरी है, दो रस्सियां, और x दोनों प्लस के चार्ज थे तो ऐसे दूर चले गए। अब ऐसे इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम में है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो फिक्स है, वो दूरी है x। तो फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं तो इस रस्सी में नीचे की तरफ इस पार्टिकल पे क्या फोर्स होगा, नीचे की तरफ फोर्स होगा mg, और इन दोनों ने रिपेल किया होगा तो इधर की तरफ फोर्स होगा Fe, उसे अपन ने क्या क्या, क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। और रस्सी में टेंशन होगी T। अगर ये थीटा है तो ऊपर की तरफ ये होगा थीटा, तो ऊपर की तरफ बनेगा T कोस थीटा और इधर की तरफ बनेगा T साइन थीटा। बेटा जो फोर्सेज इस पे हैं वही फोर्सेज उस पे भी हैं, तो हम दोनों तरफ नहीं बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्विलिब्रियम करवाऊं तो आप देखिए जो आपका Fe है वो किसके बराबर है, Fe जो है वो T साइन थीटा के बराबर है, और जो mg है वो किसके बराबर है, T कोस थीटा के बराबर है। मतलब ये फोर्स उसके बराबर है, ये फोर्स इसके बराबर है, तभी ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, जब F नेट 0 हो। अगर दोनों का भाग दे दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 का भाग दे दें तो 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा, देख T से T कट गया, साइन अपॉन कोस tan थीटा बनेगा, इज इक्वल टू Fe बाय mg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे अपन जनरली याद ही रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। देख, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में बराबर रहते हैं, और यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा सब्जेक्ट लिखूं तो ये दूरी है x/2 और ये दूरी है l, तो उसका वैल्यू होगा x/2 डिवाइड बाय l, तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से थीटा साइन थीटा मान लूं छोटा एंगल मानते हुए, तो ये हो जाएगा x/2 l। Fe की वैल्यू है k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और mg। अगर कोई तुमसे यहाँ से x की वैल्यू पूछे तो देखो x स्क्वायर नीचे आके इधर चला जाएगा, x क्यूब, और t उधर चला जाएगा, तो 2l और k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय mg। फिर से देखिए, ये x और ये x स्क्वायर नीचे आके वहां चला जाएगा, तो x क्यूब, 2l इधर आ जाएगा और k क्यू स्क्वायर 2l और mg नीचे है। क्लियर। अब मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो यहाँ पर अपने को x मिल जाएगा कि भाई ये जो भी है 2l k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय mg। पर ये सब कब है, जब थीटा क्या है, लेस देन 5 डिग्री है, तब ये मैंने बताया। अदरवाइज आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इन दोनों को, अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जाएं, सैटेलाइट पे ले जाएं, या फिर ऐसे कि ग्रेविटी फ्री रीजन जी जहां पर जीरो हो, तो नीचे की तरफ mg तो लगेगा ही नहीं। तो बोला कि बताओ कि अब क्या एंगल रहेगा या क्या सिचुएशन रहेगी, तो पहले ऐसे थे, ऐसे क्यों थे, नीचे mg था और उधर की तरफ फोर्स था। अब इधर जो mg नीचे ला रहा था वो mg तो चला गया, तो सिर्फ क्या हो गया, ये फोर्स, तो ऐसे हो जाएंगे, तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180। दोनों के बीच में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इधर और ये इधर, ये आपकी दूरी जो है वो L और L, ये अपना सेंटर पॉइंट है, Q Q, तो ऐसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 दोनों के बीच में, और जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2l का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उसका फोर्स, फोर्स हो जाएगा उस समय ऐसे, और mg फोर्स गायब, थीटा हो जाएगा ये। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अब इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। अगला सवाल जो मैं देने वाला हूं इसको किसी लिक्विड में डाल देंगे, जब किसी लिक्विड में डाल देंगे तो लिक्विड की परमिटिविटी देंगे और फिर बोलेंगे कि ये दोनों अभी भी वैसे ही उतने ही एंगल पे हैं, तो बताओ उससे जो लिक्विड में डाला था उसकी जो क्या पूछते हैं, शायद से सवाल मैं देख लेता हूं, अगला सवाल अपना यही है। उसकी फिर पूछते हैं कि अच्छा परमिटिविटी ही पूछेंगे, मतलब दूसरा के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो पूछेंगे, और उसमें आपको डेंसिटी वगैरह मैं दे दूंगा। तो चलिए करते हैं फटाक से अगला सवाल। सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं अच्छा डायग्राम नहीं मिटाऊं तो बेहतर रहेगा। देखो सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट है। अब क्या आ गया है,
जो है सवाल क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग बाय इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, जिस लिक्विड में इनको सस्पेंड किया गया है उस लिक्विड की डेंसिटी है आपकी 0.8 ग्राम पर सीसी, मतलब सीजीएस यूनिट में है लिक्विड की। द एंगल रिमेन्स सेम, थीटा रिमेन्स सेम, ये मेन बात है, रिमेन्स सेम, जब उसको इसमें डाल दिया तो भी थीटा क्या रहेगा, सेम। द एंगल रिमेन्स सेम, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड बताना है। एंड जो स्फीयर है उनका मटेरियल की डेंसिटी भी दे रखी है, तो मटेरियल की जो डेंसिटी है वो क्या है आपकी 1.2 ग्राम पर सीसी, ये भी सीजीएस यूनिट में है, ठीक। तो इसके बाद अपन जो है इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, सवाल वही है, बस एक किसी लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डालने से क्या होता है, लिक्विड में डालने से थोड़े से ये ऊपर जाएंगे, बुयोंसी फोर्स आएगा ना बेटा, बुयोंसी फोर्स, तो उससे ऊपर जाएंगे, लेकिन जो दूर ले जाने वाला फोर्स था Fe वो कम होगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड में डालने से फोर्स क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, लिक्विड में डालने से जो Fe वाला फोर्स हो जाता है Fe डैश, वो हो जाएगा Fe डिवाइड बाय K, ये भी एक कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। तो दूर वाला फोर्स कम हुआ, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, तो कहीं ना कहीं थीटा फिर भी सेम रहा, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो फाइंड द के, मतलब लिक्विड की परमिटिविटी जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या है, के बताना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अपना था कि भाई जो Fe बाय mg ये क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा सेम रहा, तो बाद का Fe बाय mg क्या है उसके बारे में अपन बात करें। तो पहले इसमें FBD में कोई चेंज आएगा क्या, देखिए Fe, हाँ चेंज हो गया, Fe की जगह Fe डैश हो गया, टी साइन थीटा वही रहा, टी कोस थीटा वही रहा, mg, हाँ mg नीचे वही रहा, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स और आ गया, जो मैं ब्लू पेन से बना देता हूं ताकि आपको अलग से दिखे। एक ऊपर की तरफ एक फोर्स और आ गया है, ये एफ बी, बुयोंसी फोर्स। जो एफ बी की वैल्यू है वो होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये होता है फोर्स ऑफ बुयोंसी। तो अब जो नीचे की तरफ जो ये जो फोर्स है जो mg है, वो mg अपने को डैश बोलना पड़ेगा, mg डैश, तो mg डैश होगा mg माइनस सिग्मा, मतलब mg माइनस एफ बी, तो mg डैश होगा mg, आप m की जगह आप ध्यान से देखें तो आप डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डेंसिटी ऑफ द स्फीयर मटेरियल, साथ में जो है आप इसको सिंपल रो ही बोल दीजिए, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी लिख सकते हैं, और यहां से सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। ये कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं रिवीजन भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। आप इसको कॉमन ले लीजिए रो वी जी को, तो यहाँ पे क्या बचा, रो वी जी कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1, यहाँ पर वी जी कॉमन, तो सिग्मा ऑफ लिक्विड अपॉन, या आप लिक्विड में बटा लीजिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए, मतलब लिक्विड का ही है वो, तो सिग्मा अपॉन रो, ये बन गया, ठीक। mg डैश, आप इसे अपरेंट वेट भी कह सकते हैं, जो फ्लूइड में हम पढ़ते हैं, mg डैश इक्वल टू, ये बन गया mg, ये अगेन mg तो था, ये देखो mg 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, ये कॉन्सेप्ट अपना बन गया है अब नया, जो अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर क्या है, अपन लिखेंगे, देखो जो tan थीटा है वो क्या है, Fe डैश डिवाइड बाय mg डैश, ठीक। जो नया mg है वो अपना, वो मैंने लिख दिया है mg डैश, तो इस वैल्यू को दोनों को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, Fe डैश क्या है, वो Fe बाई के है, अपन ने पहले बता दिया था कि फोर्स जो है वो Fe बाई के गुना कम हो जाता है, तो tan थीटा इक्वल टू Fe बाई के रख दिया, mg डैश की जगह mg ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये लिख दिया, ठीक है। अब सवाल में ये बताया गया है कि ऐसा करने के बाद भी थीटा सेम है, तो दोनों Fe बाई के बता दिया और थीटा सेम है, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, अब बराबर कर देंगे, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको और इसको बराबर कर देंगे, तो ऊपर है Fe बाय mg, ठीक है, ये पहले इधर वाला लिख दिया है Fe बाय के mg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, और ऊपर वाला Fe बाय mg, Fe से Fe कट गया, mg से mg कट गया, ठीक है, के उधर चला जाएगा और ये के उधर आ गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो सिग्मा रो माइनस सिग्मा बनेगा, और रो ऊपर चला जाएगा, तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, तो के इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, एलसीएम लेने के बाद ऐसा बना। इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे जो हमने दी थी शुरू में, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 ये दिया था।
ये देखो ये दे रखे क्वेश्चन में। अब इनको वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो 1.2 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 0.8, थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 0.4 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है नीट 2013 का एक अच्छा सवाल है, जिसमें दो बॉल थी, उनको पहले ऐसे बांधा हुआ था, y दूरी नीचे और r उनके सेपरेशन था। अब उनको क्या करा गया, अपने को बताया गया कि थोड़ा सा नीचे से बांधा गया y/2 दूरी से, और दूरी r डैश है। तो उनमें पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन r था, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन r डैश होगा। तो r डैश की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है। चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। तो देखिए इसमें नीचे लाए हैं तो थीटा भी फर्क पड़ा होगा और एफ ई, लेकिन एम जी उतना ही है। तो मैं अगर आपसे बताऊं तो एम जी इक्वल टू एफ ई बाय टेन थीटा, ये हम बराबर कर दें इस केस में और उस केस में, तो आंसर आ जाएगा। इस केस में एफ ई क्या होगा बेटा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय टेन थीटा। इस केस का टेन थीटा क्या है, देखिए ये दूरी कितनी होगी, आधी, r/2 और डिवाइड बाय y। उस केस में चले तो उस केस में टेन थीटा के जो अपना एफ ई क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय, जो दूरी क्या होगी ये वाली आधी, मतलब r डैश बाय 2, लेकिन उसके बटे में जो दूरी है वो भी y/2 है, तो y/2, 2 ने 2 को मार दिया, के क्यू स्क्वायर के उसको मार दिया, ये नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 अपॉन नीचे हो गया आर क्यूब, ये आर आर मिल क्या हो गया आर क्यूब। और इधर अगर बात करें तो इधर आर डैश भी नीचे क्या हो गया आर डैश का क्यूब, और ये तो 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, तो आर डैश निकाल रहा था अपन, वो चला गया उधर, आर डैश का क्यूब इक्वल टू ये आ गया इधर आर क्यूब बाय 2। आर डैश के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, आंसर आएगा r अपॉन 2 की पावर 1/3। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे जो काफी लेंदी है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, दो आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। इस डायग्राम में दिया गया है कि Q1 ज्यादा है Q2 से, ये Q1 है और ये Q2 है। और इस डायग्राम में जो है Q1 और Q2 ये बराबर है। इस बार M1 जो है वो ज्यादा है और M2 ये है। इस वाले में M1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसमें मास बराबर है। तो इसमें गिवन है Q1 ग्रेटर देन Q2, इसमें गिवन है कि मास ग्रेटर देन है। ऑप्शंस बीच में लिख दिए हैं, ये दो सवाल हैं। पहले इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बताइए अगर चार्ज Q1 ज्यादा है और Q2 कम है तो कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें बताना है कि मान लीजिए मास M1 ज्यादा है और चार्ज सेम है, तो कौन सा और चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आइए अपन सोल्व करते हैं। तो बेटा देख, टेंशन T है, ये एंगल है थीटा, ये हो जाता है T कोस थीटा, इधर की तरफ आता है T साइन थीटा, नीचे की तरफ आता है mg, ऊपर की तरफ आता है, इधर की तरफ आता है T साइन थीटा, इधर आता है अपना इधर आता है अपना Fe, और इधर आता है अपना T साइन थीटा। तो ये सब था। उस बैलेंसिंग में आपने देखा होगा कि tan थीटा इक्वल टू Fe बाय mg होता है, ठीक। तो ये रहता है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो फोर्स और उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए जब ऐसे है तो mg नीचे की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ, उससे बैलेंसिंग होती है कहीं बीच में थीटा एंगल पे। अगर मान लो फोर्स खत्म हो जाए जो Fe था, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐसे, मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे, ठीक। और अगर जो है जो mg खत्म हो जाए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐसे, जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। लेकिन बीच में कब रहते हैं, जब दोनों हैं। तो आप ये बताइए कि जो फोर्स है वो दोनों का किस पे डिपेंड करता है। फोर्स तो डिपेंड करता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर पर, ठीक। और mg है वो दोनों का अलग अलग है, ठीक। तो अगर चार्ज एक ज्यादा है, तो फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगेगा, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसमें दिक्कत आएगी, तो इसमें तो मास सेम है। तो इसलिए चार्ज ज्यादा होने से फोर्स तो दोनों पे बराबर लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए इसमें आंसर जाएगा अपना θ1 इज इक्वल टू θ2। लेकिन इस सवाल में देखिए मास ज्यादा है, चार्ज भले सेम हो चाहे कुछ भी हो, फोर्स Fe की वैल्यू F12 इज इक्वल टू F21 तो होगा ही, ये बात तो तय है। लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा, आप खुद देखिए, जिसका मास ज्यादा होगा वो ऐसे झुकाएगा, जिसका मास ज्यादा, इसका ज्यादा है तो इधर झुकाएगा, इसका ज्यादा होगा तो इधर झुकाएगा, लेकिन वो दूरी उतनी रहेगी, फोर्स उतना ही रहेगा। तो जो मास ज्यादा होगा वो इधर आएगा, जैसे मान लो इसका मास ज्यादा है तो ऐसे आएगा, तो इसका एंगल कम होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा। तो मास किसका ज्यादा है, m1 का, तो पक्का θ1 कम होगा और θ2 ज्यादा होगा, ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। ओके,
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल जो है वो अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना अगला सवाल जो होगा वो होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। अपन देखेंगे कि वो ग्रेविटेशन फोर्स से कितने गुना ज्यादा होता है, 10 की पावर 30, 10 की पावर 40, 10 की पावर 50, क्या होता है देखें। ठीक, तो आइए देखते हैं जल्दी से। अब उसमें अपने तो मान लीजिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें डिवाइड बाय ग्रेविटी का फोर्स एफ जी, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले आर से आर कट गया, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय जी 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू M1 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए 31 31 62 और 11 73, 19 19 38 और 9 वो चले गए। तो कहीं ना कहीं सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3.98 आता है, 4 इंटू 10 टू द पावर 43 ये आता है। ठीक, तो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 43 सही है। अब अगला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का देखें अगर अपन, तो अगेन नो देखो क्या बदलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा क्या, क्या देखें के Q1 Q2 वही रहेगा, ये उतना ही रहेगा, सिर्फ ये बदलेगा, उसमें इसकी जगह हो जाएगा 1.67, क्या होता है मास उसका प्रोटॉन का 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। तो उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.32 अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 39। फिर अगर अगले में अपन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंपैरिजन करें तो वो आएगा आपका, देखिए इसमें ये और चेंज आ जाएगा, इसकी जगह भी 1.67 मास जो है प्रोटॉन का इतना हो जाएगा, तो वो कुछ आता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं तो लिख देख लेते हैं 1.23 10 की पावर 26, 1.23 10 की पावर 36, क्योंकि सोल्व बेटे से सोल्व तो कौन करेगा। तो जो ये अपने को मेन क्या याद रखना है कि 10 की पावर 43 ऑर्डर का होता है अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स है तो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में, और 10 की पावर 39 ऑर्डर का होता है अगर देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है 10 की पावर 36 ऑर्डर का होता है। क्लियर, तो ये थोड़ा बहुत अपना आइडिया रखें। तो ये दो अच्छे क्वेश्चंस थे, तीन। ठीक, अब अपन चलते हैं अगले और बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जो अपने जो है एडवांस लेवल के सवाल हैं, जिसमें एक क्यूब होगा और उस क्यूब के ऊपर बात करेंगे, 8 चार्ज बनाएंगे, तो उसको ड्रॉ में कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ा है, तो मैंने पहले उसको पूरा लिख लिया है क्योंकि लिखने में काफी समय लगता। तो आइए सवाल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इस सवाल में क्या है, क्यूब है और साइड 1 मीटर, ये जो क्यूब बनाया है समझाता हूँ इसको, इसका साइड 1 मीटर है, ऑल कॉर्नर्स हैविंग चार्ज क्यू, सभी कॉर्नर्स पे चार्ज क्या है स्मॉल क्यू है। फाइंड फोर्स नेट कुल फायर फोर्स बताइए ऑन 6, जो ये 6 नंबर है, देखो ब्लू अक्षरों में उनके नंबरिंग और चार्ज लिखा है, क्यू 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 सब पर है। एक नंबर ये रहा, उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0, 2 नंबर ये रहा 1 0 0, ठीक, मतलब कि एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे देखो अपना 4 नंबर 0 1 0, जेड एक्सिस पे देखो 0 0 1, ये 8 नंबर है। फिर जो एक्स वाई प्लेन में है वो है 3 नंबर 1 1 0, देखो जेड कोऑर्डिनेट 0 है। फिर जो ये है अपना वाई जेड प्लेन में जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 5 नंबर नाम है उसका 1 1। ऐसे ही 7 नंबर जो है वो एक्स और जेड प्लेन में है, इसमें वाई 0 होगा। तो सारे हो गए, बचा 6 नंबर, इसमें तीनों है एक्स वाई जेड 1 1 1, क्योंकि साइड क्या है 1 मीटर। तो सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं। अब ये जो नीले अक्षरों में इनके नाम और कोऑर्डिनेट है, अब इनके नाम के अकॉर्डिंग अपने को फोर्स बताना है 6 नंबर पे, 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 4 5 6 7 8 सब की वजह से बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फोर्स अपने को बताना है। फिर उनको अगर वेक्टर वाइज ऐड कर दिया जाए तो वो उनका आंसर होगा। तो की कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो होगा कि भाई आर वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दो कोऑर्डिनेट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल आई के, फाइनल माइनस इनिशियल जे के, फाइनल माइनस इनिशियल के एक्स वाई जेड। और फोर्स जो होता है वेक्टर वाइज वो क्या होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर क्या है, तो जैसे कि मालूम, जैसे मैं ये सवाल कर रहा हूं तो ये इसका वेक्टर मैंने लगाया 6 पे पूछना है ना, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, जैसे ये वाला सवाल, तो फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, तो इसमें हेड इसके ऊपर है, जिसपे हेड होगा वो फाइनल होगा। ओके, तो आइए ये कॉन्सेप्ट इसका यूज करते हैं। पहले करते हैं एक नंबर ये रहा, इसकी वजह से उस पे, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल,
तो 1 आई केप फाइनल माइनस इनिशियल जे केप फाइनल माइनस इनिशियल के केप, क्योंकि नहीं तो 0 0 0 है एक्स और इनिशियल तो इसलिए आपका आंसर होगा के Q1 Q2, वो तो सेम है। फिर एक वेक्टर कौन सा वाला, ये वेक्टर कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल, तो वो वेक्टर है आपका आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। फिर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, अब देखो ये आर क्यूब, तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर का अंडर रूट मैग्नीट्यूड होता है। मैं यहाँ पे लिख देते हैं, हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अपन देखिए √3 का क्या कर देंगे अपन, क्यूब। सो दिस इज द आंसर, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, ओरिजिन वाले की वजह से इस पे। ऐसे देखिए फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, अब देखो फाइनल में 1 है एक्स में, इसमें भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आई कैप पे कुछ नहीं आएगा, 1 माइनस 0 जे कैप आएगा, 1 माइनस 0 के कैप आएगा। तो इसका आंसर होगा के क्यू स्क्वायर, आई कैप तो आएगा नहीं, क्या आएगा, सिर्फ जे कैप और के कैप, तो जे कैप प्लस के कैप। अब ये वेक्टर आ गया, इसके मैग्नीट्यूड का अपने को क्यूब करना है, देखिए आर क्यूब। ओके, तो 2 आ गए, अब पोज करके बाकी के आप कर लीजिए। ठीक, चलो आगे मैं कर देता हूं। अब आगे 6 3 की वजह से देखो 3 ये है, देखो x में 1 है, y में 1 है ना, तो वो तो आएंगे नहीं, x और y 0 हो जाएगा ना, इसकी वजह से देखो ये रहा। लेकिन z में आएगा सिर्फ एक, z के कैप, तो आंसर होगा के क्यू स्क्वायर और आपका के कैप आएगा। ठीक, और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का क्यूब। अब आते हैं 6 के 4 की वजह से, 4 का है ढूंढो, ये रहा, इसकी वजह से इस पे देखो, तो x में आएगा आई कैप, y में नहीं आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और z में भी आएगा, तो आएगा आपका के क्यू स्क्वायर, क्या आएगा, y में नहीं आएगा, तो आई कैप आएगा और के कैप आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √2, तो √2 का क्यूब। ओके, तो कितने हो गए अपने, 1 2 3 4 हो चुके हैं, 3 बचे हैं। अब 5 की वजह से 6 पे फोर्स, 5 कहाँ है, ये रहा, 5 की वजह से 6 पे देखो, फाइनल 1 में से 0 गया, आई कैप बचेगा, 1 में से 1 जे कैप नहीं बचेगा, 1 में से 1 के कैप नहीं बचेगा, तो सिर्फ आई कैप बचेगा। तो आंसर होगा के क्यू स्क्वायर, साथ में सिर्फ आई कैप, और नीचे आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। ऐसे ही 6 के ऊपर 7 की वजह से देखो, 1 माइनस 1 आई कैप नहीं बचेगा, 1 माइनस 0 हाँ जे कैप बचेगा, के कैप भी नहीं बचेगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हुआ आपका, आपका जो है वेक्टर आया, क्या आया, जे कैप बचा सिर्फ, तो डिवाइड बाय 1 का क्यूब। फिर आता है 6 की 8 की वजह से, 8 का ढूंढो, ये रहा, तो 0 0 आई कैप बचेगा, 0 0 जे कैप भी बचेगा, 1 1 के कैप नहीं बचेगा, तो आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर, क्या बचा, सिर्फ आई कैप और जे कैप डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब। अगर आपको अब ध्यान से देख लीजिए बेटा एक बार, अगर आपको अब नेट फोर्स चाहिए तो इन सबको जोड़ दीजिए, दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए अब अगले सवाल के ऊपर करते हैं। वो सवाल का डायग्राम भी काफी टफ है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको फिर मिलता हूँ जस्ट अभी। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है उसकी ड्राइंग मैंने कर ली है, ड्राइंग में काफी टाइम लगता है, तो देखिए ये ड्राइंग है उसकी, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये था, स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड मतलब ऐसे 4, और उसके ऊपर उसके सेंटर से ए दूरी पर जो है एक और चार्ज, और 4 चार्ज ये हैं, इसको फिफ्थ बोला गया है, ये 1 2 3 4 है। सवाल इतना है, ठीक। इसके 5वें के ऊपर वेक्टर वाइज नेट फोर्स बताना है। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये सेंटर है, इसको अपन ने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब इनके बीच की दूरी √2 है, √2 है दी हुई थी, ठीक, पिरामिड है, ये सेंटर से दूरी ऊपर हाइट ए है, ठीक। अब देखिए ये नंबरिंग मैंने कर ली 1 2 3 4, तो देखो दूरी √2 ए थी, तो फिर इसका मतलब ये a, 0 a, 0 a, 0 a, 0 पर है, तभी √2 ए √2 ए √2 ए √2 ए हो पाएगी। दूरी कितनी हो गई है, √2a, सबके बीच में जो ऊपर दी गई थी वो। क्लियर, ड्राइंग पूरी। अब अपने को बताना है कि फिफ्थ कहाँ है, तो अगर इसको अपने इसको ऐसे ऊपर से देखा तो अपने को ऊपर से ऐसा दिखेगा ये, तो फिफ्थ थोड़ा सा यहाँ पर है, इसके टिप पर है ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब इसके a, 0 है, इसके 0, माइनस a, 0 0, जैसे क्या होंगे 0 0 a, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गए। अब अपने को बताना है कि जो ये जो हवा में है उसके ऊपर फोर्स क्या होगा। तो वेक्टर वाइज क्या होता है कि देखिए आप समझिए कि जो दूरी होगी पहले उसको समझ लीजिए एक बार। देखिए ये है इसकी टिप पर, ये इसकी टिप पर है ब्लैक वाले पे, और ये दूरी भी a है, ये a और ये a है, तो ये कितना होगा, ये आपका √2a होगा। ध्यान से देखिए इधर ब्लैक वाले की टिप पे कौन है, 5 नंबर, ये कौन सा है 2 नंबर,
तो ये दूरी कितनी होगी, √2a। ऐसे ही इधर से भी दूरी √2a, इधर से भी √2a, वो सब तरफ से दूरी क्या होगी उसकी, √2a। ये बात पहले ही हम बता देते हैं। अब रही वेक्टर वाइज बात, तो चलिए मैंने लिख लिया है 4 on 5 due to 1, 5 due to 2, 5 due to 3 एंड 5 due to 4, और सबको ऐड कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं 4 on 5 due to 1। अब 5 हवा में है, 1 इनमें से ये रहा, तो फोर्स क्या होगा, देखो दूरी मैंने बता दी, दूरी कितनी है, √2a, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, √2a का स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर डिवाइड बाय √2a का स्क्वायर, दूरी तो मेरे को पता चल गई, क्लियर है। अब रही बात वेक्टर की, तो आइए वेक्टर वाइज भी देख लेते हैं उसको। ठीक, तो वेक्टर क्या होगा, देखो जब फाइनल कौन है 0 0 a, इनिशियल कौन है 0 कोमा माइनस कोमा ये, अच्छा इसमें जो है दूरी का क्या आएगा, तो ये अपनी ड्राइंग होगी। अब अगर अपन इसमें क्वेश्चन आंसर के बारे में देखें, तो देखिए 5 ड्यू टू 1 अपने को बताना है, 5 कहाँ है, इसकी टिप पे, और 1 यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी मैं बता दी है, दूरी कितनी है, √2a। तो √2a जब दूरी है तो फोर्स क्या होगा, KQ स्क्वायर डिवाइड बाय √2a की पावर 3। अब रह गया सिर्फ वेक्टर। ठीक, तो 1 और 5 का वेक्टर क्या बनेगा, देखिए हेड किस पे है, 5 पे, 5 का क्या कोऑर्डिनेट है, 0 0 a, तो उसको माइनस करेंगे तो 0 0 a, इसको वैसे लिख लो, इसमें देखो x और y जो y है और z इसका 0 है ना, तो अब बताओ क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा x तो आएगा नहीं, y में फाइनल माइनस इनिशियल तो प्लस का, और ये भी प्लस का, तो ये आ जाएगा a आपका j कैप सबसे पहले, और a साथ में k कैप, ये मैंने लिख दिया है √2a का मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्लियर, दिस इज द 5 ड्यू टू 1, 4 on 5 ड्यू टू 1। अब 4 on 5 ड्यू टू 2, इसमें इसको भी a, 0 है और आगे लिखें a, 0, 0, तो बताइए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस का इसमें शुरू में ही माइनस का a आपका आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है x में है और ये फाइनल है, a i कैप, माइनस का a i कैप आ जाएगा, और फाइनल माइनस और a k कैप आएगा, ये रहेगा आपका। ठीक, डिवाइड बाय √2a का क्यूब, ये हो गया 4 on 5 ड्यू टू 3। 3 नंबर में क्या है, 0 a z कोऑर्डिनेट भी 0 है, क्योंकि xy प्लेन मैंने बनाया था तो वो 0 0 रखे हुए थे, तीनों के मैंने चेंज कर दिए। तो इसमें देखिए 0 0 0 a, तो ये बनेगा आपका KQ स्क्वायर, पहले माइनस का a आया तो माइनस का a इंटू जे कैप प्लस, और a -0 तो a इंटू के कैप डिवाइड बाय √2a का क्यूब, ये हो गया आपका 4 on 5 ड्यू टू 3। 4 on 5 ड्यू टू 4, 4 कहाँ है, ये रहा, तो 0 a, तो प्लस का आई कैप आ जाएगा शुरुआत में ही, KQ स्क्वायर प्लस का a आई कैप, देखिए y है नहीं, z में a कैप, a k कैप, ठीक, डिवाइड बाय √2a का क्यूब। अब इन सबको जोड़ो प्यार से, देखो ए जे केप और माइनस ए जे केप खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही माइनस का ए आई कैप और प्लस का ए आई कैप खत्म हो जाएंगे, तो ए के कैप, ए के कैप, ए के कैप, ए के कैप चारों में बचेगा, तो इसका मतलब आंसर होगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a की पावर क्यूब, ये तो सब में है, और साथ में क्या है 4a के कैप। ठीक, अब देखो √2a का क्यूब कितना होगा, 2√2, उससे क्या होगा, ये 2 बचेगा, 2√2 है, 2 और √2 बन जाएगा ऊपर, तो √2 के क्यू स्क्वायर, साथ में यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पर a है, तो डिवाइड बाय a स्क्वायर और k कैप, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक ये जो है अपन हाईएस्ट लेवल पर आज अचीव कर चुके हैं। ओके, चलिए आज इसी के साथ बेटा 11-12 लेक्चर के बाद कूलाम लॉ हो गया समाप्त। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हाई कंटेंट मोर देन मतलब 4 से 5-6 गुना कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को जरूर देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करेंगे और कूलाम लॉ अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ओके,
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मिलेंगे। 11 से 12 लेक्चर तक हमने कूलम्ब लॉ और शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ही पढ़ाया। तो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।